So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on the YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। तो बेटा इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है शॉक थेरेपी, ठीक है, ठीक है। इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो शॉक थेरेपी क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी से, सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ भागना, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके द्वारा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, मैं उसी को क्या बोलूंगा मैं, शॉक थेरेपी, ठीक है। अब ये शॉक थेरेपी की वजह से क्या क्या परिणाम निकले, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलते हैं हम सीधे वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, जो 1990s की जो शॉक थेरेपी है, ठीक है, उसने उतना डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट लेट द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। जितना कंजम्पशन की बात इन्होंने किया था कि भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शॉक थेरेपी जो कि 1990s में हुआ था, उसने प्रॉमिस्ड यूटोपिया को गेन करने में मदद नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से जनरली हुआ क्या, जितनी भी इकोनॉमीज थी, ठीक है, वो रियून हो गई, ठीक है। जितने भी लोग थे उनका, लोगों का जो इंटायर रीजन था वो डिजास्टर के अंदर चला गया, ठीक है। तो लिखा है जनरली इट ब्रॉट रियून टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन। पूरे रीजन के जो लोग थे उनकी जो इकोनॉमीज थी वो डिजास्टर की तरफ जाने लगी, मतलब रियून हो गई। रशिया के अंदर बहुत सारा जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो कोलैप्स होने लगी। उसमें से तो 90% इंडस्ट्रीज थी, रशिया की जो 90% जो इंडस्ट्रीज थी, 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको तो सेल कर दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनीज को। रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, ठीक है, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करेगी अब चीजों को, ना कि सरकार, ठीक है। तो जितनी भी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो अब सेल होने को आ गई, ठीक है, क्योंकि अब कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट फोर्सेस, नॉट गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी जो इंडस्ट्रीज थी वो गायब होने लगी, अर्थात कि जितनी भी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज थी वो डिसअपियर होने लगी, है कि नहीं। जिसकी वजह से लार्जेस्ट ग्रास सेल इन द हिस्ट्री टेक्स प्लेस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रास सेल है, ठीक है, जो कि पोस्ट सोवियत सिस्टम में हुआ, ठीक है, जिसके अंदर जो वैल्यूएबल कंट्रीज थी, कंट्री बोलो, वैल्यूएबल जो इंडस्ट्रीज थी वो अंडर वैल्यूड बेची गई, जैसे कि कोई कूड़ा हो, कूड़े के भाव में इंडस्ट्रीज को बेचा जाने लगा, ठीक है। इसी को बोला गया द लार्जेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड इज, तो पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री, तो क्या लिखोगे। सो 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज इन पोस्ट सोवियत यूनियन, ठीक है, वर गेटिंग सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस, ठीक है, इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, ठीक है। दो सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू द पार्टिसिपेट इन द सेल्स, बट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स टू द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड मनी। अब जितनी भी गराज, जो ये गराज सेल हुआ, उसके लिए अब बेचा जाएगा, तो किसको बेचा जाएगा, उस टेरिटरी के जो लोग हैं, उस टेरिटरी के अंदर जितने लोग हैं उन्हीं के अंदर तो बेचा जाएगा, जो भी इंडस्ट्री होगी। तो लोगों को क्या किया गया, वाउचर्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, ताकि भैया वो पार्टिसिपेट करे, आओ जो भी हम बेच रहे हैं उसको आप आके पार्टिसिपेट करो, खरीदो। लेकिन भैया इकोनॉमी ही डिजास्टर में चल रही है, तो लोगों के जेब में पैसा कहां से आएगा। अब लोगों के जेब में पैसा नहीं था, तो सिटीजन्स ने जो वाउचर थे उसको सोल्ड करना चालू कर दिया ब्लैक मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको चाहिए था पैसा। मैंने बताया कि पैसा ही नहीं था उनके पास, तो वो क्या खरीदते, ठीक है। तो उन्होंने जो वाउचर मिला था इनको, उसको ब्लैक मार्केट में बेचने लगे, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी।
अब जो रूबल था, ठीक है, रूबल थी जो रशियन करेंसी, वो डिक्लाइन होने लगी, है ना, इन्फ्लेशन होने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है। महंगाई की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपनी सारी सेविंग खो दी, ठीक है। अब आपको पता है जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की जो सेविंग होती है वो बाहर निकलती है, तभी तो सामान खरीदोगे। तो जो फार्म, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्म सिस्टम था वो भी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ। लोगों के पास कोई खाने की सिक्योरिटी नहीं थी, रिजर्व नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले तो इनको सब्सिडी मिलती थी भैया फार्मिंग पे, पहले सोशलिस्ट रिजाइम था, है ना, तो खेती भी कौन करता था, गवर्नमेंट करता था। अब रशिया को जो खाना जो है वो भी इंपोर्ट कराने लगा। रशिया को ऐसा हुआ कि एक टाइम पे रशिया खाना इंपोर्ट कराने लगा, जिसकी वजह से जो 1999 में रशिया की जो जीडीपी थी, ठीक है, एज कंपेयर टू 1989 कम थी। 1989 में तो जबकि बंटवारा हुआ था, जबकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, फिर भी 1999 में जो रशिया की जीडीपी थी वो 1989 से कम थी, ठीक है। जो पुराना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था कि भैया सारे यूएसएसआर के जो मेंबर हैं वो आपस में ट्रेड करेंगे, वो टूट गया, और टूटने की वजह से कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचा था। अब भाई वेस्ट वालों के पास तो जाएंगे नहीं ट्रेड के लिए, है ना, व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनके साथ तो दुश्मनी है अपनी, है कि नहीं। तो पुराना जो सिस्टम था वेलफेयर का, द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर, वो डिस्ट्रॉय हो गया। जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडीज थी उसको गवर्नमेंट ने उतार लिया अपने, मतलब खींच लिया अपने पास, क्योंकि अब आप कैपिटलिस्ट की तरफ पूरा कंट्री जा रहा है, तो जितने भी सब्सिडी हमने दिया आप हमको वापस करो, जिसकी वजह से जो सोसाइटी का लार्ज सेक्शन था वो गरीबी में चला गया, ठीक है, उसको गरीबी में जाना ही पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ क्या था कि वो सब्सिडी पे जी रहे थे, सब्सिडी ले ली गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गरीब हो गए। मिडिल क्लास जो थे, जो मिडिल क्लास थे वो तो एकदम सोसाइटी के कोने में जाके खड़े हो गए कि भैया जो था पैसा वो तो आपने छीन लिया, अब हम क्या करें, है ना। लेकिन उसी के साथ साथ जो एकेडमिक और जो इंटेलेक्चुअल मैन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो माइग्रेट हो गए, ठीक है। अब गरीबी था, पैसा नहीं था, जिसकी वजह से माफिया वर्ग इमर्ज हुआ। माफिया इमर्ज होने की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया उन लोगों द्वारा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डिस्पैरिटी, अनइक्वालिटी होना चालू हो गया। लेकिन जो पहले सोशलिस्ट रिजाइम था तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटी होना चालू हो गया। जो पोस्ट सोवियत स्टेट थे, ठीक है, खास करके जो रशिया, वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक तो रिच और एक पुअर, है ना। किसमें डिवाइड हो गया, रिच और पुअर रीजन्स में। पहले की तरह तो अब नहीं था, लेकिन अब ज्यादा इनइक्वालिटी होने लगी। पहले भैया कोई भी अनइक्वालिटी नहीं थी, लेकिन अब इनइक्वालिटी होने लगी लोगों द्वारा, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, उस पे ध्यान ना देकर इन्होंने प्रायोरिटी किसको दिया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इतना अटेंशन नहीं दिया, प्रायोरिटी किसको दी इन्होंने, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था खराब है, तो क्या आप बताओ आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे पे खाने के पैसे नहीं है, हम क्या वोट देने जाए, है ना। तो किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, तो इवेंचुअली उसका जो डेमोक्रेसी होगा वो ज्यादा प्रॉस्पर होगा, है ना। जैसे इंडिया को देख लो, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। बोला गया है कि 2027 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इकोनॉमी में सबसे नीचे होती, अगर अपने ही में कंटेम्प्रेरी में पाकिस्तान को देख लो, तो उसकी इकोनॉमी देखो नीचे है, इकोनॉमी नीचे है। तो इकोनॉमी नीचे होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी उथल पुथल है ना। कोई आता है भैया, प्राइम मिनिस्टर को लात मार दिया, ठीक है, वहां पे पूरा टोपल डाउन कर दिया, कभी सैन्य शासन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी ही अच्छी नहीं है। अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इवेंचुअली आपके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी होने लगेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था उस पर ज्यादा अटेंशन ना देके, ठीक है, प्रायोरिटी किस पे दी इन्होंने, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब देश आजाद हुआ,
तो उनके लिए क्या बना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन्होंने जल्दबाजी में बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जल्दबाजी में बनाया। अगर रशिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन देख ले तो उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो वीक है कि नहीं। जितने भी पावर है, ठीक है, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट तो भैया प्रेसिडेंट से वीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं सेंट्रल एशिया में देखूं तो सेंट्रल एशिया में इन्होंने प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दी थी कि जो प्रेसिडेंट है वो अथॉरिटेरियन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुर्कमेनिस्तान ले लो और उज्बेकिस्तान ले लो, इन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर बोलो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया 10 सालों के लिए, और जब इनका 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया तब इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया अगले 10 सालों के लिए। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट 10 ईयर एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उसको अलाउड ही नहीं किया कि भैया कोई कंपटीशन हो, ठीक है। अब जितनी भी ऑपोजिशन होगा वो कहाँ जाएगा, उनको बोला जाएगा भैया एक काम करो तुम वहां चले जाओ थोड़ा सा भाड़ में, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोग अच्छे से रह पाओगे, है ना। तो कोई मौका ही नहीं दिया। और इनका जो जुडिशियल कल्चर था, जैसे इंडिया की जुडिशरी है वो भैया इंडिपेंडेंट है। हमें पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आप कोई भी हो, कितने बड़े आदमी हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ऐसा ही इनके अंदर जो इंडिपेंडेंस लाना था जुडिशरी के अंदर, वो उनमें भी टाइम था, ठीक है। जब ये लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को पावर में ला रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके हिसाब से अगर मैं जुडिशियल कल्चर को देखूं तो उनको अभी इंडिपेंडेंस होने में बहुत टाइम था। इन कंट्रीज के जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने में उस टाइम से बहुत टाइम था। लेकिन 2000 आने आते, ठीक है, 2000 आते आते, अर्थात जब रशिया का जो इंडिपेंडेंस के बाद 10 साल, ठीक है, आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस 2021 बोल रहा हूँ, 2000 में जो रशिया है उसने रिवाइव करना चालू कर दिया, ठीक है। इसके रिवाइवल का रीजन क्या था, तो इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, ठीक है। इंडिया का जो देखो, अगर आप ज्योग्राफी देखो तो इंडिया बहुत बड़ा है। रशिया की जो ज्योग्राफी है उसको देखो तो रशिया बहुत बड़ा है। तो रशिया ने क्या किया, खुद को रिवाइव करना चालू कर दिया 2000 के अंदर, ठीक है। जब उनका इंडिपेंडेंस के 10 साल खत्म हुए उसके बाद इन्होंने क्या किया, खुद को रिवाइव करना चालू कर दिया। रिवाइव कैसे किया, तो इनकी जो इकोनॉमीज थी वो एक्सपोर्ट करने लगे ऑयल और नेचुरल गैस और मिनरल को, ठीक है। अब रशिया ही ऐसी एक कंट्री नहीं थी जिसके पास नेचुरल गैसेस का रिजर्व हो। अजरबैजान, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स थे। मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर जो थे अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज भी थे। अब इनकी वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से इन कंट्रीज का भी जो हाल है वो धीरे धीरे सुधरने लगा। अब कुछ कंट्रीज थे, ठीक है, जिनके पास गैस रिजर्व नहीं थे, ऑयल रिजर्व नहीं थे, ठीक है। अब ये लोग क्या करें, अब ये लोग ये काम करेंगे कि ये लोग रेंट वसूल करेंगे, हफ्ता वसूली रेंट लेंगे। रेंट किस बात का लेंगे, कि अगर मेरे को पाइपलाइन बिछानी है और मेरी पाइपलाइन जो है, अगर मान लेते हैं कंट्री एक्स से होके जा रही है, तो मैं इस कंट्री एक्स को क्या करूंगा, रेंट पे करूंगा, ठीक है। तो जितनी भी ऑयल पाइपलाइंस थी जो उनकी टेरिटरी से होकर जाती थी उनको रेंट मिलता था, ठीक है। जितना ही मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है, उसका कुछ अमाउंट जो है वो इनको दिया जाता था, बाकी कंट्रीज के जिनके पास ऑयल रिजर्व नहीं था। समझ गए। अगर शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए तो 1500 से भी ज्यादा रशियन बैंक जो थे वो बैंकरप्ट हो गए। इसमें रशिया का जो सबसे बड़ा बैंक था इनको बैंक, वो भी बैंकरप्ट हो गया 1998 के अंदर। क्यों, अब बैंक के अंदर लोग पैसे ही नहीं रखेंगे तो भाई बैंक क्या करेगा, बैंक जीरो शून्य अंडा हो जाएगा। तो 10,000 से भी ज्यादा प्राइवेट और शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, तो कॉर्पोरेट और प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर जो है वो बेचा, पैसे जो है विड्रॉ किए, जिसकी वजह से जो बैंक था वो क्या हो गया, बैंकरप्ट, है ना। बैंक के अंदर पैसे नहीं होगा तो बैंकरप्ट हो गए। जितने भी कस्टमर थे उन्होंने अपने पैसे को निकाल लिया। तो अमाउंट ऑफ कस्टमर कितना बताया गया, 10,000 से ज्यादा, ठीक है। 1998 के अंदर रशिया को जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है,
ठीक है, इनको बैंक, वो भी बैंकरप्ट हो गया, है कि नहीं। तो मैंने ये समझा दिया तुम लोगों को कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखो इस लेक्चर को मैंने समझाया कैसे, पहले समझो। हमने रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं की, ठीक है, मैंने रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ने के बजाय तुम लोगों को वही चीजें हिंदी में समझा दिया, ठीक है। अब हिंदी में समझा दिया तो अगर तुम लोग एक बार बुक को रीड कर लो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, है ना। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनके अंदर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में सिविल वॉर हुआ, चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। रशिया था वो 2 रिपब्लिक में बट गया, ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान में, ठीक है, बट गया, सॉरी, इनके अंदर चेचन्या और जो दागिस्तान था वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, है ना। अब देखते हैं ये अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ना, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।